हेलो एवरीवन। आज हम मलेरिया के स्टेजेस के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जैसे ही कोई फीमेल एनोफिलीज के सलाइवा से स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में आता है, ये ब्लड से हमारे हिपेटोसाइट्स में जाता है। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। और ये क्या करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके इनएक्टिव मीरोजॉइट्स बनाता है। ये इनएक्टिव मीरोजॉइट्स जब ब्लड में जाता है, ब्लड में जाके आरबीसी में जाता है, आरबीसी में या तो वो फीमेल मेल गेमिटोसाइट्स बनाएगा, या फिर ये क्या इनएक्टिव मीरोजॉइट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एक्टिव मीरोजॉइट्स बनाएगा। तो इस स्टेज को बोलेंगे इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, क्योंकि ये आरबीसी के थ्रू साइन एंड सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है। तो इस स्टेज को हम इरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलेंगे। और अगर ये गेमिटोसाइट्स बनाता है तो इसको गेमिटोसाइटिक स्टेज बोलेंगे। और ये तीसरा गेमिटोसाइटिक स्टेज हो गया। अब चौथा हो गया हिप्नोजोइट स्टेज, जिसमें कि जो मीरोजॉइट्स आलसी था वो लिवर में ही कुछ समय के लिए वहीं पे रह जाता है। तो उस हिप्नो फिर वो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैप्स, मतलब ठीक होने के बाद भी ये क्या होता है, हिप्नोजॉइट्स जो है फिर ये ब्लड में जाके मलेरिया काउज कर सकता है। तो इस स्टेज को हम हिप्नोजॉइटिक स्टेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे स्टेजेस ऑफ मलेरिया। अभी स्टेजेस ऑफ मलेरिया क्या होता है आप बताते हैं इसमें। स्टेजेस ऑफ मलेरिया में जैसे प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है, ये किस में होता है, लीवर में होता है। लीवर में क्या होता है, जो स्पोरोजॉइट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो क्या बनाता है, इनएक्टिव मीरोजॉइट्स बनाता है, इनएक्टिव मीरोजॉइट्स बनाएगा। और दूसरा स्टेज है इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में क्या होता है, इनएक्टिव मीरोजॉइट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और वो एक्टिव मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कहाँ इरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहाँ होता है, आरबीसी में होता है। और इसके कारण क्या होता है, जब आरबीसी रप्चर करता है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइन एंड सिम्टम्स, ये क्या काउज करता है, साइन एंड सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। और तीसरा स्टेज हो गया गेमिटोसाइटिक स्टेज। गेमिटोसाइटिक स्टेज में क्या बनता है, गेमिटोसाइटिक स्टेज में मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट्स फॉर्म होता है और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन, मतलब जब हमारे आरबीसी में मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट बन जाएगा तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जब बाइट करेगी तो वो मेल या फीमेल गेमिटोसाइट उसके सलाइवा में चले जाएंगे। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है गेमिटोसाइटिक स्टेज। चौथा स्टेज हो गया हिप्नोजॉइटिक स्टेज। हिप्नोजॉइटिक स्टेज कहाँ पे होता है, वो भी हिपेटोसाइट्स में होता है। हिपेटोसाइट्स में होता है, किसको बोलते हैं, हिप्नोजॉइट्स। आलसी जो मीरोजॉइट्स था उसी को हिप्नोजॉइट्स बोले। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मलेरिया के रिलैप्स होने में ये हिप्नोजॉइट्स रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जब हमारा मलेरिया ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ दिन के बाद यही हिप्नोजॉइट्स क्या होता है, एक्टिव काम करना शुरू कर देता है और मलेरिया फिर से हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ह्यूमन में इन्फेक्टिव स्टेज कब होता है, जब भी कोई फीमेल एनोफिलीज ह्यूमन को बाइट करेगी तो उसके सलाइवा से जो उसका गैमेट्स जाएगा, मतलब स्पोरोजॉइट्स जाएगा। स्पोरोजॉइट्स जो है, स्पोरोजॉइट्स हो गया इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। एंड इन्फेक्टिव स्टेज फॉर फीमेल एनोफिलीज क्या होता है, गेमिटोसाइट्स, मतलब ह्यूमन बॉडी से जब फीमेल एनोफिलीज बाय सक करके गेमिटोसाइट्स खुद के अंदर लेगी तो फीमेल एनोफिलीज का इन्फेक्टिव स्टेज हो गया गेमिटोसाइटिक स्टेज। अब सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैप्स क्या होता है, हिप्नोजॉइट्स। और सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, ट्रोफोजॉइट्स, मतलब
ट्रांसफ्यूज़न के लिए हम एड्स, HIV, हेपेटाइटिस बी, सी इसका तो करते ही हैं ब्लड टेस्ट, और मलेरिया का भी ब्लड टेस्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि ये स्पोरोजोइट्स जो है, इसका जो प्लाज्मोडियम, इसका जो गैमीट्स है वो ब्लड में प्रेजेंट रहता है, और इसके कारण जो है ट्रांसफ्यूज़न में क्या होता है, मलेरिया होने का चांस होता है। इसीलिए ट्रांसफ्यूज़न से पहले मलेरिया का टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में देखते हैं। ये एंटी मलेरिया ड्रग में सबसे पहले क्या है, क्लोरोक्विनिन, क्विनिन, आर्टिसुनेट एंड प्रीमाक्विन। क्लोरोक्विनिन, क्विनिन एंड आर्टिसुनेट, ये तीनों ड्रग जो है वो क्या करता है, ब्लॉक करता है एरिथ्रोसाइटिक एंड गेमिटोसाइटिक स्टेज। एरिथ्रोसाइटिक स्टेज क्या था, उसमें जो है आरबीसी रप्चर किया, आरबीसी रप्चर के कारण साइन एंड सिम्टम्स आया था। तो साइन एंड सिम्टम्स जब ठीक हो जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारा मलेरिया ठीक हो गया। तो इसी के कारण गेमिटोसाइट्स को ब्लॉक करने से क्या होगा, हमारा मलेरिया ठीक होगा। तो ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करेंगे, और जब गेमिटोसाइटिक स्टेज को ब्लॉक करेगा तो उससे क्या होगा, ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये यूज़ होता है, ये तीनों ड्रग यूज़ होता है, क्लोरोक्विनिन, क्विनिन, आर्टिसुनेट, used for treatment and to prevent transmission। ये है ट्रीटमेंट एंड ट्रांसमिशन के लिए ये तीनों का यूज़ किया जाता है। और है ये प्रीमा क्वीन। प्रीमा क्वीन क्या करता है, ब्लॉक हिप्नोजोइटिक स्टेज। जो प्रीमा क्वीन है, प्रीमा क्वीन जरूर देंगे, क्योंकि अगर प्रीमा क्वीन नहीं दिए तो वो फिर से मलेरिया होने का चांस रहता है। तो इसीलिए प्रीमा क्वीन क्या करता है, मलेरिया के रिलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। तो ये क्या करता है, ब्लॉक करता है हिप्नोजोइटिक स्टेज को। प्रीमाक्विन क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो ये इसको किस में देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ मलेरिया। तो प्रीमाक्विन इज यूज्ड फॉर टू प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ मलेरिया। अब देखते हैं कोई भी मलेरिया ड्रग अगर चलेगा तो उसके साथ ये प्रीमाक्विन जरूर चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मेफ्लोक्विन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। मेफ्लोक्विन क्या और डॉक्सीसाइक्लिन क्या करेगा, ब्लॉक करेगा प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। मतलब हमारे बॉडी में अगर स्पोरोजॉइट्स आया, उसके बाद वो लीवर में गया, लीवर में ही अगर उसका स्पोरोजॉइट्स को अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें तो मलेरिया होगा ही नहीं। तो ये ब्लड आरबीसी में जाने से पहले के स्टेज को ब्लॉक करता है। तो ये प्री इरिथ्रोसाइटिक प्रोफाइलैक्सिस, ये किसके लिए दिया जाता है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए दिया जाता है, यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस। मलेरिया होने से पहले जो हम मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब मलेरिया हो ना, उसके लिए हम मलेरिया होने से बचाने के लिए हम मेफ्लोक्विन और डॉक्सीसाइक्लिन हम देते हैं। तो इसमें भी मेफ्लोक्विन कब देंगे, जब हमको कहीं भी जाना है और उस वहाँ मलेरिया फैला हुआ है और वहाँ पे हमको 6 वीक से ज़्यादा एक्सपोजर में रहना है, तो वहाँ पे हम उस कंडीशन में मेफ्लोक्विन देंगे। हमको अगर कहीं पे एक्सपोजर मलेरिया का इंडेमिक है और उस इंडेमिक एरिया है मलेरिया का, तो वहाँ पे हमको अगर 6 वीक से कम रहना है तो उस कंडीशन में हम डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन के बारे में देखते हैं। क्लोरोक्विन कब देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया जब आएगा तो क्लोरोक्विन होगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी। एडवर्स इफेक्ट है बुल्स आई मैक्यूलोपैथी, इससे क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब देखते हैं कैसे होता है। ये जो है क्लोरोक्विन हमेशा कहाँ जाके ये चिपक जाता है, कहाँ, मैक्यूला लूटिया में जाके चिपकेगा। मैक्यूला लूटिया में जाके चिपकेगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, रेटिना का मैक्यूला लूटिया में जाके वो चिपकते जाएगा। उसके कारण क्या होगा, आई का जो है साइज वो बड़ा दिखने लगेगा। बड़ा दिखने के कारण क्या हो जाएगा, वो सांड के आँख के जैसा दिखने लगेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं बुल्स आई मैक्यूलोपैथी।
अब मैक्यूला लूटिया कहाँ रहता है? रेटिना के सेंटर को हम लोग मैक्यूला लूटिया कहते हैं। येलो स्पॉट होता है मैक्यूला लूटिया, और मैक्यूला लूटिया के सेंटर को क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रलिस, और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? कोन्स। जब ये क्लोरोक्विन कोन्स में जाके चिपकेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा कलर आइडेंटिफिकेशन का जो है पावर वो खत्म होने लगेगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो क्लोरोक्विन का क्या हो जाएगा एडवर्स इफेक्ट? बुल्स आई मैक्यूलोपैथी, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब क्विनिन के बारे में देखते हैं। क्विनिन कब देंगे? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट मलेरिया। जब कोई मलेरिया क्लोरोक्विन के अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप कर ले तब हम क्विनिन को देंगे। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोरोक्विन रेसिस्टेंस मलेरिया इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में भी अगर क्लोरोक्विन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर ले तो हम क्विनिन देंगे। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम सिंकोना प्लांट। क्विनिन जो है एक सिंकोना प्लांट से बनता है, इसीलिए इसका जो साइड इफेक्ट क्या होता है क्विनिन का? वर्टिगो एंड हेडेक। और इसको हम क्या नाम देते हैं? सिंकोनिज्म। सिंकोनिज्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्विनिन सिंकोना प्लांट से प्राप्त होता है, सिंकोना प्लांट से बनता है। अब इसका क्या होगा? एडवर्स इफेक्ट क्विनिन का? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा? क्विनिन जो है हमारे पेनक्रियाज को जाके एक्टिवेट कर देता है बीटा सेल्स को, तो बीटा सेल्स जब एक्टिवेट होगा तो इंसुलिन ज़्यादा उससे सिक्रीट होने लगेगा, तो इंसुलिन ज़्यादा होने के अमाउंट में होने के कारण क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं? 5% डेक्सट्रोज देते हैं। ठीक है, अगर हम क्विनिन का इनएडिक्वेट डोज देंगे तो क्या होगा? वो जो हमारा जो आरबीसी है वो बार बार रप्चर होगा, वो ब्लड में बार बार रप्चर होगा, तो ब्लड में बार बार रप्चर होगा तो वो किडनी तक जाते जाते ब्लड क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। तो पुराना ब्लड क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कलर का क्या होगा? हमको यूरिन आउटपुट होगा। यूरिन आउटपुट होगा ब्लैक कलर का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर वाटर। ठीक है, इनएडिक्वेट डोज देंगे तो हिमोलाइसिस होगा, हिमोलाइसिस से फीवर होगा, फीवर में क्या होगा? इसको ब्लैक वाटर फीवर बोलेंगे। ठीक है, अगर फ्रेश वाटर अगर होता है तो फ्रेश वाटर का कलर रेड होता है, लेकिन वहाँ किडनी तक जाते जाते ये क्या हो जाता है? ब्लड पुराना हो जाता है और ब्लड का कलर क्या हो जाता है? यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है, इसीलिए ब्लैक वाटर फीवर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लैक वाटर फीवर किसके कारण होता है? क्विनिन के इनएडिक्वेट डोज के कारण। ठीक है, अब देखते हैं प्रीमा क्वीन के बारे में। प्रीमा क्वीन जो है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिलैप्स ऑफ मलेरिया। ये प्रीमा क्वीन क्या करता है? रिलैप्स ऑफ मलेरिया को बचाने के लिए प्रीमा क्वीन देते हैं। कितना दिन तक चलता है? 14 डेज ओडी चलता है। ठीक है, अब जो है इसके एवरेज में आजकल नया ड्रग निकला है टेफ्लोक्विन। ठीक है, टेफ्लोक्विन क्या करते हैं? सिंगल डोज इसका चलता है, मात्र 1 दिन चलता है और सिंगल डोज इसका चलता है। अब देखते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ प्रीमा क्वीन इज इंक्रीज फ्री रेडिकल्स। प्रीमा क्वीन क्या करता है? फ्री हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को इंक्रीज करता है। तो ये इस फ्री रेडिकल्स को कौन डिस्ट्रॉय करता है? हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है G6PD। हमारे बॉडी में पहले से G6PD रहता है जो इनहिबिट करता है फ्री रेडिकल्स को। और हम इसको किस कंडीशन में नहीं देंगे? प्रीमा क्वीन को उस पेशेंट में नहीं देंगे नॉट गिवन इन G6PD डिफिशियंसी एनीमिया। मतलब जिस पेशेंट को G6PD डिफिशियंसी है उसको प्रीमा क्वीन नहीं देंगे। और प्रीमा क्वीन किस में नहीं देंगे? प्रेगनेंसी। P फॉर प्रीमा क्वीन, प्री फॉर प्रेगनेंसी, मतलब इसको प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आर्टिमिसिन डेरिवेटिव। आर्टिमिसिन डेरिवेटिव ये क्या है? आर्टिमिसिन डेरिवेटिव मलेरिया में चलने वाला ड्रग है। आर्टिमिसिन डेरिवेटिव में 3 ड्रग आता है, आर्टिसुनेट,
आर्टीमीथर, आर्टी ईथर, आर्टीसुनेट ओरल या आईवी दोनों चल सकता है। ये हम आर्टीसुनेट क्या होता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन में देते हैं। कम ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कब हो जाएगा, जब हमको सेरेब्रल मलेरिया हो जाएगा या फिर फाल्कीपेरम प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम मलेरिया होगा, तभी इसको आर्टीसुनेट देंगे। और ये कब तक देंगे, 48 आवर्स आईवी देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लोरोक्वीन देते हैं। अब ये है आर्टीमीथर और आर्टी ईथर, हमेशा हम क्या देंगे, ओरल देंगे। ठीक है। आर्टीसुनेट मोस्ट पोटेंट ड्रग है और मोस्ट इफेक्टिव है, फास्ट एक्टिंग है और शॉर्ट टर्म एक्टिंग है। ठीक है। इसीलिए आर्टीसुनेट को कब देंगे, जब हमको सीवियर मलेरिया हो गया या फिर प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम का मलेरिया हो गया, सेरेब्रल मलेरिया सेरेब्रल मलेरिया हो गया, तब हम आर्टीसुनेट देंगे। ठीक है। या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया, तब हम आर्टीसुनेट देंगे। सेरेब्रल मलेरिया सेरेब्रल मलेरिया में भी आर्टीसुनेट देंगे। और नॉट यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस या मोनोथेरेपी, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग रहता है। ये ड्रग मतलब बहुत ही जल्दी काम करेगा और बहुत जल्दी ही बाहर निकल जाएगा, इसीलिए इसको जो है प्रोफाइलैक्सिस से नहीं देंगे और मोनोथेरेपी में भी इसको नहीं देंगे हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कितने टाइप के हैं, वो हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्कीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है मोस्ट कॉमन है इंडिया में, और वाइवेक्स और ओवेल जो है बिनाइग्न टर्शियन भी बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है, फीवर टर्शियन क्या हो गया, फीवर इन एवरी 3 डे, मतलब साइन एंड सिम्टम्स मलेरिया का हर एक 3 दिन में आएगा, इसीलिए इसको टर्शियन बोलते हैं। और बिनाइग्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइल्ड होता है। हम जब भी ड्रग पढ़ेंगे तो ड्रग में बिनाइग्न का मतलब माइल्ड होता है और मेलिग्नेंट का मतलब सीवियर होता है। ठीक है। अब बिना इसमें क्या होता है, इसमें जो है हिप्नोजॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, हिप्नोजॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं वाइवेक्स एंड ओवेल में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बिनाइग्न बोलते हैं। मतलब हमारे लीवर में जितने भी मीरोजॉइड्स बना तो कुछ क्या हो जाता है, आरबीसी में चले जाता है और कुछ लीवर में ही रह जाता है इन एक्टिव स्टेज में। तो ये कम डैमेज करता है, आरबीसी को कम रप्चर करता है, तो इसीलिए बिनाइग्न होता है। ओवेल एंड वाइवेक्स कम खतरनाक होता है। और ये फाल्कीपेरम में क्या रहता है, हिप्नोजॉइड्स स्टेज में एक भी नहीं जाता है, वो सारा जितना भी मीरोजॉइड्स है वो सारा का सारा हमारे ब्लड में चले जाता है, आरबीसी को रप्चर कर जाता है, इसमें हिप्नोजॉइड्स स्टेज होता ही नहीं है फाल्कीपेरम में, इसीलिए ये बहुत ही सीवियर हो जाता है और इस कंडीशन को बोलते हैं मैलिग्नेंट टर्शियन। और प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है, प्लाज्मोडियम मलेरिया को हम लोग क्वार्टन मलेरिया बोलते हैं। क्वार्टन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मलेरिया में सिम्टम्स हर एक 4 दिन में दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरल में क्या होता है कि एचआईवी को ठीक करते हैं। एचआईवी क्या है, वायरस है, और इस वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। एचआईवी क्या करता है, हमारे CD4 सेल्स को क्या करता है, मारता है, किल करता है। CD4 सेल्स को हम लोग हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। और हमारे बॉडी में एक CD8 सेल रहता है जिसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। अब देखते हैं कि हम इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट रहते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो है सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरा है ह्यूमरल इम्यूनिटी। जब खुद सेल बैक्टीरिया को मार देता है तब उसको बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी तब बोलते हैं जब बैक्टीरिया को सेल नहीं मारता है, एंटीबॉडी एंटीजन को मारता है। एंटीजन का मतलब बैक्टीरिया, कोई भी बाहर से अगर बैक्टीरिया वगैरह आया तो उसको बोलते हैं एंटीजन। इसमें क्या होता है, बॉडी एंटीजन को मारता है। तो ये मतलब एंटीबॉडी किसके हेल्प से, मतलब
होता है CD4 सेल के हेल्प से एंटीबॉडी फॉर्म होता है। तो CD4 क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये एंटीबॉडी जो है वो किससे बनता है, फॉर्म बाय बी लिम्फोसाइट। अब देखते हैं CD8 को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक, ठीक है। अब देखते हैं हमारे बॉडी में जब भी स्ट्रॉन्ग या वीक एंटीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग CD8 या CD4 एक्टिवेट होता है। अब क्या होगा, मान लेते हैं हमारे बॉडी में वीक एंटीजन आया तो हमारे बॉडी में नॉर्मली APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट रहता है। अगर वीक एंटीजन आया तो उसके बॉडी में MHC1 लगा हुआ रहता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अगर MHC1 डिटेक्ट करेगा तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को कहाँ लेके जाएगा, CD8 के पास ले जाएगा। CD8 तो साइटोटॉक्सिक होता है, ये सेल खुद उस एंटीजन को क्या करेगा, किल कर देगा, मार देगा। अगर हमारे बॉडी में मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीजन आया तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा, जाएगा उस एंटीजन के पास। अगर उस एंटीजन के पास MHC2 लगा हुआ रहेगा तो ये मतलब डिटेक्ट कर लेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एंटीजन है। तो ये कहाँ लेके जाएगा, APC CD4 के पास लेके जाएगा। CD4 क्या है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारे बॉडी में हमेशा बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहता है। किस स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में। तो ये CD4 क्या करेगा, जाएगा इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट के पास और उसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा बी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स को हम प्लाज्मा सेल्स भी बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा सेल फिर क्या करेगा, हमारे बॉडी में एंटी बॉडी बनाएगा। फिर ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, हमारे बॉडी में नॉर्मली CD4 काउंट जो है कितना रहता है, CD4 मीन्स हो गया। एक और बात, मतलब जैसे हमारा CD4 हम नॉर्मली 8 को रिमेंबर रखेंगे, 8 को याद रखेंगे। मतलब जहाँ पे MHC1 आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, CD8 काम करेगा। अगर जहाँ 1 into 8 इज इक्वल टू 8, जहाँ पे MHC2 आएगा वहाँ पे 2 into 4, मतलब जहाँ पे 2 आएगा वहाँ पे CD4 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मली जो है हमारे बॉडी में CD4 का काउंट 500 से 1200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब होता है। नॉर्मली क्वेश्चन में CD4 का काउंट पूछा जाता है और इसका रेशियो पूछा जाता है। नॉर्मल हमारे बॉडी में CD4:CD8 का रेशियो 2:1 आता है, क्योंकि CD4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो क्या होगा, इसका नंबर ज़्यादा होगा। तो इसका नॉर्मली 2:1 होता है। लेकिन HIV में क्या होता है, CD4 को जो हमारे एंटीजन है बॉडी में HIV रहता है वो CD4 को ही किल करता है, तो CD4 कम हो जाता है। तो HIV में क्या हो जाता है, CD4 हमेशा कम रहता है और CD8 ज़्यादा रहता है। अब देखते हैं कि CD8 तो डायरेक्ट बैक्टीरिया को मारेगा, मतलब ये क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा। जब हमारे बॉडी में वीक एंटीजन आएंगे तो ये जल्दी जल्दी फास्ट एक्टिंग होता है तो जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में अगर मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीजन आया, मान लेते हैं TB का एंटीजन आया, तो यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्ट बैक्टीरिया को तो नहीं मारेगा, इसमें इतना सारा लंबा प्रोसेस है। तो इतना लंबा प्रोसेस को ठीक आते आते क्या होता है, इसीलिए TB को ठीक करने में क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हमारे बॉडी में होता है एक MSC मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी टेस्ट, इसी को हम बोलते हैं HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट HLA, ये दोनों एक ही है। और इसमें क्या, इसको चेक किस लिए करते हैं, चेक बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और पेरेंटल टेस्टिंग के लिए HLA और MSC कराते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन किस में होता है, इन HIV में अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होता है। मतलब HIV में जब हमारा
CD4 काउंट कम हो जाएगा तो हमारा इम्यूनिटी कम हो जाएगा, इम्यूनिटी कम होगा, जो पहले से कॉजेटिव एजेंट था वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और हमको बीमारी होने लगेगा धीरे धीरे। तो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या हो गया, टीबी हो गया। अर्लीस्ट फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस दो टाइप का होता है, एक ओरल थ्रस बोलते हैं उसको, ओरल थ्रस में वाइट पैच माउथ में बन जाता है, और दूसरा होता है कैंडिडियासिस वेजाइना में, तो उसके कारण वेजाइनाइटिस हो जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कैंडिडियासिस का फ्लुकोनाजोल है। ठीक है। अब मोस्ट कॉमन डेथ इन HIV क्या होता है, किसके कारण होता है, न्यूमोसाइटिस जीरोवेकी निमोनिया के कारण मोस्ट कॉमन डेथ होता है HIV में। इसका जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कोट्रीमोक्साजोल। मोस्ट कॉमन कैंसर इन HIV क्या होता है, कापोसी सार्कोमा। इसका कॉजेटिव एजेंट है HHV8, ह्यूमन herpes वायरस 8। ठीक है, थैंक यू।